एवरीवन, सॉरी बीच में वीडियो को रोक देना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात कर रहे थे एनगुगी वा थियोंगो के बुक की और उनके डिक्लेरेशन की, कैसे उन्होंने इंग्लिश को फेयरवेल बोल करके अपनी दो भाषाओं को ज़्यादा तवज्जो देने की बात कही। उसमें एक का नाम है किस्वाहिली KISWAHILI और दूसरे का नाम है गिकुयू एज द लैंग्वेजेस इन विच ही विल राइट। और इसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो अब लिखेंगे तो किस्वाहिली और गिकुयू में ही लिखेंगे। डीकोलोनाइजिंग द माइंड में फॉर्मली ये डिक्लेरेशन दे दिया एनगुगी ने। देखिए, ये किस्वाहिली और गिकुयू की जो बात है, इसको आप इतना मैं क्या कहूँ, इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा। ये बड़ी बात है और नेट में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ देता है एनगुगी वा थियोंगो किस भाषा में लिखते हैं। एक्चुअली पहले वो इंग्लिश में लिखा करते थे और फिर बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं सीधे अगर हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हम जो है उस भाषा की गुलामी कर रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि अपनी भाषा को हम कम तवज्जो दे रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि हम अपनी भाषा में लिखें और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल ऑडियंस या वो ऑडियंस जो इंग्लिश को ज़्यादा अच्छे से समझती जानती है उस तक पहुंचाएं, तो बाद में अपने ओरिजिनल राइटिंग को ट्रांसलेट कर दिया जाए। ऐसा मानना है एनगुगी वा थियोंगो का। तो उस चीज़ को उन्होंने फॉलो किया और बाकायदे फॉर्मल डिक्लेरेशन दे दिया कि वो अब इंग्लिश को फेयरवेल बोलते हैं, और उन्होंने किस्वाहिली और गिकुयू को अपना लिया एज द लैंग्वेजेस इन विच ही विल राइट। एनगुगी establishes the intrinsic link between language, culture and ideology। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि क्यों हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में, उनके इस बुक के बारे में, इस बुक में क्या ख़ास है ना। तो उन्होंने बताया कि लैंग्वेज, कल्चर और आइडियोलॉजी में इंट्रिंसिक लिंक क्या है, भीतर ही भीतर कैसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लैंग्वेज कैसे कल्चर को प्रभावित करती है, और लैंग्वेज और कल्चर कैसे आइडियोलॉजी को प्रभावित करते हैं, या आइडियोलॉजी कैसे कल्चर को प्रभावित करती है। वैसे भी काफ़ी बातें हम लोग कर चुके हैं आइडियोलॉजी वगैरह के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, तो ये क्लियर होगा। एनगुगी ने वहाँ पर इंट्रिंसिक लिंक यानी इन तीनों के बीच जो एक आंतरिक संबंध है उसको क्लियर किया इसमें। टू टेक ऑन द colonizer's language is not just a choice of medium. It involves the internalizing of the culture, logic and ideology of colonization itself। देखिए, यही है बात मेन। अब समझना ये है कि आप किस हद तक सहमत हैं एनगुगी वा थियोंगो से, केवल थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली भी। क्या कहना चाह रहे हैं वो? उनका ये कहना है कि जब कोलोनाइज़र्स की लैंग्वेज अगर हम लेते हैं, जैसे अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, तो हम इंग्लिश को अगर लेते हैं, उनकी भाषा को अगर लेते हैं, टू टेक ऑन द कोलोनाइज़र्स लैंग्वेज इज़ नॉट जस्ट अ चॉइस ऑफ मीडियम। ये केवल मीडियम का चॉइस नहीं है। इट इन्वॉल्व्स द इंटरनलाइजिंग ऑफ द कल्चर। जैसे आप वो भाषा ले लेते हैं तो आप उनके कल्चर को भी लेते हैं, उनके लॉजिक को भी लेते हैं, और यहाँ तक कि कॉलोनाइजेशन की आइडियोलॉजी को भी लेते हैं। मतलब कहीं न कहीं आप गुलामी कर रहे हैं, सीधे शब्दों में कहा जाए तो। वो हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने क्लियर बोला था BA ऑनर्स की क्लास में, कहा था कि इंग्लिश क्यों लिए हो, क्यों पढ़ रहे हो, मालूम है कुछ? आज इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट क्यों बन गई है तुम्हारे लिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? बिकॉज वी वर इंस्लेव्ड बाय इंग्लिश मैन। अगर फ्रांस वालों के गुलाम रहे होते हम, तो शायद हम फ्रेंच पढ़ रहे होते। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। मैं नहीं कहता कि केवल एक सच यही है, लेकिन ये एक पर्सपेक्टिव है, ये एक एस्पेक्ट है। तो कॉलोनाइजर्स की अगर आप लैंग्वेज लेते हो तो उसके कल्चर, लॉजिक और आइडियोलॉजी को भी इंटरनलाइज करते हो।
Ngugi asks whether writing in English really qualifies as African literature. ये मज़ेदार बात है। पूछ रहे हैं कि आप ही बताओ ना, अगर इंग्लिश में मैं लिखूं कुछ अफ्रीका के बारे में तो क्या उसे अफ्रीकन लिटरेचर कहा जाएगा? With its corollaries of the domination of African cultures and languages by Europe and language or literature and audiences at the level of the class and nation. क्या कह रहे हैं? With its corollaries of the domination of African cultures and languages by Europe. और बताया कि कैसे जो है डोमिनेशन अफ्रीकन कल्चर और लैंग्वेज पर, जिसमें डोमिनेशन है यूरोप का, उसकी लैंग्वेज अगर हम लेकर के लिखें तो क्या हम कह सकते हैं कि वो अफ्रीकन लिटरेचर है? एंड लैंग्वेज और लिटरेचर ऑडियंसेस एट द लेवल ऑफ क्लास एंड नेशन. He points out how it was taken for granted that English or French or Portuguese was the natural language for literary production. कह रहे हैं कि ये कितनी आसानी से लोगों के दिमाग में घुसा दिया गया कि इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया गया कि इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, पोर्टुगीज़ हो, ये कुछ ऐसी भाषा हैं जो बड़ी नेचुरल हैं लिटरेरी प्रोडक्शन के लिए, फॉर पॉलिटिकल मेडिएशन बिटवीन अफ्रीकन्स एट द नेशनल, कॉन्टिनेंटल एंड इंटरनेशनल लेवल्स. और जबकि बात यह है कि इवन कहें कि अगर अफ्रीकन्स की ही बात करें, अफ्रीका के देश की, कॉन्टिनेंट की, इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो कैसे बड़ी आसानी से उन लोगों ने ये आइडियोलॉजी स्प्रेड कर दी कि ये कुछ भाषाएं, यूरोप की जो भाषाएं हैं, दे आर व्हाट आई कैन से, दे आर गुड इनफ टू प्रोड्यूस लिटरेचर. बात ये है कि जैसे देखिए ना भाई, अगर आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर किस भाषा में समझता है? कंप्यूटर क्या इंसानी भाषा समझता है, ह्यूमन लैंग्वेज समझता है? नहीं समझता है. कंप्यूटर मशीन की लैंग्वेज समझता है. तो उसी तरह से आप जिसके कल्चर की बात कर रहे हैं, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, अगर आप उनकी भाषा में करेंगे तो ऑब्वियस है कि आप बेहतर करेंगे. Literary debates even among African writers accepted the fatalistic logic of communicating in the language of the colonizers. कह रहे हैं कि एनगोगी बता रहे हैं कि इवन बहुत सारे डिबेट्स हुए उनके देश में या उनके कॉन्टिनेंट में, और बहुत सारे लोगों ने बाकायदे इस बात को एक्सेप्ट किया कि क्या दिक्कत है, इंग्लिश को हम एज अ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, एज मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? हम कम्युनिकेट कर तो रहे हैं. तो वही कह रहे हैं कि एक्सेप्टेड दी फैटलिस्टिक लॉजिक. फैटलिस्टिक का मतलब फैटल का मतलब जानलेवा. कई लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को, कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं एनगोगी. ठीक है. द क्वेश्चन वॉज हाउ टू मेक दीज यूरोपियन लैंग्वेजेस कैरी द वेट ऑफ द अफ्रीकन एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर्स. मेन मुद्दा ये है कि कैसे यूरोपियन लैंग्वेज कैसे उस भार को सह पाएंगे अफ्रीकन एक्सपीरियंसेस को. ऑब्वियस है. जो देखिए भाई, हमारे कल्चर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी भाषा में ही कही जा सकती हैं. तो कैसे अफ्रीका जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं वो कैसे इस भार को ढो सकती हैं? नहीं समझे. जैसे अगर मैं कहूँ जिम लीजिए, हो सकता है कुछ हिंदी वाले समझें, ख़ास करके भोजपुरी क्षेत्र वाले समझें सुन करके इसका मतलब क्या होता है, या और हरियाणा साइड के लोग समझें शायद. लेकिन मैं कहूँ कि मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ, लेकिन इस शब्द का प्रयोग मैंने किया, ये एक कल्चरल कोनोटेशन है उसमें. जिम लीजिए मतलब खा लीजिए. तो बात यह है कि हर कल्चर की अपनी विशेषता होती है, हर लैंग्वेज की अपनी विशेषता होती है, और उसको जानने के लिए उसी की भाषा के शब्द को उठाना पड़ेगा, अदरवाइज़ मीनिंग पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी. यही कारण है कि जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं और इंग्लिश में आप साड़ी, घी, भाभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं. क्यों करते हैं?
क्योंकि उनके कल्चर में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं, भाभी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनके कल्चर में ये है कि जो भी ऐसे हैं, सिस्टर इन लॉ सबको कह दिया। अब सिस्टर इन लॉ का मतलब ननद हुआ कि भाभी हुआ कि साली हुआ कि सलहज हुआ, कुछ भी नहीं, सिस्टर इन लॉ हो गया तो हो गया। ये उनका कल्चर है। हमारे यहाँ चीज़ें अलग हैं, तो हमारे पास उसके लिए शब्द अलग अलग हैं। उनके कल्चर में साड़ी नहीं है तो साड़ी जैसे कोई चीज़ होगी ही नहीं। अब हमारे कल्चर में साड़ी है तो साड़ी के लिए वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा कल्चरल स्पेसिफिक होती हैं। तो उन चीज़ों को कह रहे हैं एनगुगी कि कैसे मान लें हम कि हमारे कल्चर की चीज़ों को, अफ्रीकन कल्चर की चीज़ों को यूरोपियन लैंग्वेजेस के पास एक कैपेसिटी है। जैसे देखिए, यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश इनकैपेबल है या अदर लैंग्वेजेस इनकैपेबल है। यहाँ मतलब ये है कि हर लैंग्वेज का अपना एक कल्चर होता है और कल्चरल स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, तो वो उसके लिए बेस्ट होती है, अपने कल्चर के लिए। उसी तरह से अफ्रीकन कल्चर के लिए अफ्रीकन लैंग्वेजेस बेस्ट हैं। वाई टू गो फॉर द फॉरेन लैंग्वेज? एनगुगी आस्क्स, पूछते हैं, देखिए कोट किया हुआ है यहाँ पर, वाई शुड एन अफ्रीकन राइटर और एनी राइटर बिकम सो ऑब्सेस्ड बाई टेकिंग फ्रॉम हिज मदर टंग टू इनरिच अदर टंग्स? टेकिंग फ्रॉम हिज मदर टंग कह रहा है कि ये कैसा लॉजिक है, क्यों ऐसा कोई सोचता है कि अपनी माँ को, अपनी मातृभाषा को कमज़ोर बना करके दूसरी भाषा पर बहुत ज़्यादा जोर देना, उसको इनरिच करना, उसको मजबूत बनाना? क्यों भाई, पहले खुद की भाषा तो मजबूत बनाओ। We never asked ourselves how can we enrich our languages? कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं पूछा कि हम अपनी भाषा को कैसे इनरिच करेंगे, कैसे मजबूत बनाएंगे, कैसे आगे ले जाएंगे। एनगुगी finds his answer in the policy of the colonial powers of the following. तो उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए नहीं है, हम सोच ही नहीं पाते। क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि हम लोग आइडियोलॉजी के शिकार हैं, कॉलोनियल पावर के शिकार हैं। फॉलोइंग द स्वॉर्ड एंड द बुलेट, है ना, पावर, कैसे पावर रूल करता है, कैसे आइडियोलॉजी स्प्रेड होती है, कैसे हेजीमनी जो है वो काम करती है अपना, उस चीज़ को समझा। विद द चॉक एंड द ब्लैक बोर्ड, देखिए कैसे है, स्वॉर्ड और बुलेट यानी पावर कहाँ तक पहुँच गया, स्कूल तक, चॉक एंड द ब्लैक बोर्ड। देख रहे हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कैसे पावर कर रहा है लैंग्वेज का, कल्चर का। दैट इज ऑफ बट्रेसिंग द फिजिकल वायलेंस विद साइकोलॉजिकल वायलेंस। देखिए यही है, फिजिकल वायलेंस के ऊपर मक्खन लगा दिया है साइकोलॉजिकल वायलेंस का। इन दिस फेज लैंग्वेज बिकम द मीन्स टू सब्जुगेट द स्पिरिट, और भाषा को बना दिया माध्यम स्पिरिट को सब्जुगेट करने के लिए। देखिए ना, आप अपने आसपास देखिए, हिंदुस्तान में देखिए ना, इंडिया में देखिए, किस तरह से इंग्लिश बोलने और जानने वाले को बहुत ज़्यादा समझदार समझा जाता है, और अगर हिंदी नहीं आती बोलने समझने, या जो भी मातृभाषा है वो नहीं आती, तो वो बड़ा मुद्दा नहीं समझते लोग। हाँ, इंग्लिश में अगर दिक्कत है तो लगता है कि आप तो बड़े गधे हैं, आप तो बड़े अनपढ़ हैं, आप तो जाहिल हैं, गंवार हैं। ये कहाँ से आई मानसिकता? किसने हमें सोचने पर विवश कर दिया? किसने हमारे दिमाग पर रूल करना शुरू कर दिया? चला गया, उसके बावजूद उसका शासन चल रहा है हमारे दिमाग पर। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग, हमारा जो माइंड है वो कॉलोनाइज्ड है, उसी को डीकोलोनाइज करने की ज़रूरत है। ये कहना है एनगुगी का। कंट्रोल वॉज इम्पोज थ्रू मिलिट्री कॉन्केस्ट। जब हम लोग आइडियोलॉजी वगैरह पढ़ रहे थे, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म पढ़ रहे थे, उसमें तो हमने इन चीज़ों की चर्चा की थी। कंट्रोल वॉज इम्पोज थ्रू मिलिट्री कॉन्केस्ट, सेना जीत गई, उससे भी कंट्रोल जो है अप्लाई किया गया, इन पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप। बट कोलोनाइजेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ डोमिनेशन वॉज मेंटल कंट्रोल। कह रहे हैं कि हाँ, सिंपल कंट्रोल की बात करें तो सिंपल कंट्रोल जो है वो मिलिट्री कॉन्टेस्ट से कर लिया उन्होंने, या पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप ला करके कर लिया। लेकिन जो मेन एरिया है उनका डोमिनेशन का, वो है मेंटल कंट्रोल। दिमाग पर शासन करना शुरू कर दिया थ्रू कल्चर, अपने कल्चर की हेल्प से, टू अफेक्ट हाउ द कोलोनाइज्ड परसीव्ड देमसेल्व्स इन रिलेशन टू अदर्स। ऐसा बना दिया उनको कि वो अपने आप को किस तरह से दूसरों की अपेक्षा देखते हैं। एनगुगी सेज टू कंट्रोल अ पीपल्स कल्चर इज़ टू कंट्रोल देयर टूल्स ऑफ सेल्फ डेफिनेशन इन रिलेशनशिप टू अदर्स। कह रहा है कि लोगों के कल्चर को कंट्रोल करने में क्या किया उन सबों ने? टू कंट्रोल देयर टूल्स ऑफ सेल्फ डेफिनेशन, किस तरह से वो लोग अपने आप को देखते हैं दूसरे के रिस्पेक्ट में,
उनका देखने का नज़रिया बदल दिया इन सबों ने। द मेन टूल यूज फॉर दिस डोमिनेशन वॉज द डोमिनेशन ऑफ लैंग्वेज। और जो मेन चीज़ है, कह रहे हैं कि जो इसमें जो मेन टूल, मेन हथियार जो यूज़ किया गया डोमिनेशन के लिए, वो था लैंग्वेज का हथियार। द सिस्टमैटिक अंडर वैल्यूइंग ऑफ द कोलोनाइज्ड कल्चर एंड लैंग्वेज। धीरे धीरे अंडर वैल्यू करते गए जिस पर्टिकुलर देश को, कोलोनाइज्ड कंट्री को पर शासन कर रहे हैं, उनकी भाषा, उनके कल्चर को धीरे धीरे डी वैल्यूज़ करते गए, मतलब उसकी वैल्यू को कम करते गए, अंडर वैल्यू करते गए। एंड द एलिवेशन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द कोलोनाइज़र। और अपनी भाषा, जो कोलोनाइज़र हैं, अपनी भाषा को धीरे धीरे कैसे उन्होंने ऊपर उठाना शुरू कर दिया। जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपने पढ़ा होगा कि संस्कृत और उर्दू को कैसे धीरे धीरे दबाने की कोशिश की उन सबों ने, और इंग्लिश को धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया। और मैकाले आया तो सबका बाप बन करके सारा काम वैसा ही कर दिया, और पूरी तरह से इंग्लिश को, इवन वो तो कहा था कि अगर इंग्लिश को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे एजुकेशन में यहाँ पर तो लो मेरा इस्तीफा, मैं जा रहा हूँ। ये कंडीशन थी। एनगोगी शोज अस हाउ इम्पोर्टेंट द लैंग्वेज क्वेश्चन इज टू पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़। बताते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में क्वेश्चन का लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस कितनी है, लैंग्वेज के बारे में बात करने कितनी ज़रूरी है। टुडे द एलीट इन द पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज स्टिल यूज़ द कॉलोनियल लैंग्वेज। अरे हम ही लोग को देख लीजिए ना, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, हम लोग भले एलीट हों या ना हो, आने वाले समय में बनने का ख्वाब देखते हैं, और हम लोग पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ में हम भी हैं। हम का मतलब हमारा देश स्टिल यूज़ द कॉलोनियल लैंग्वेज, भाषा का प्रयोग करता है एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन दियर एजुकेशन, अपने एजुकेशन में। इवन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो आप देखते हैं ना कि अच्छे एग्ज़ाम आप देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अगर रहता है तो बोल देता है, पहले क्लियरली लिख देता है कि कोई अगर ऐसा है कोई चीज़ मिसमैच कर रही है तो वहाँ पर इंग्लिश वाले वर्ज़न को सही माना जाएगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन की तो खैर है ही एजुकेशन का मीडियम। फ्लुएंसी इन यूरोपियन लैंग्वेजेस स्पेशली इन इंग्लिश कॉन्फर्स ग्रेट एडवांटेजेस इन फाइंडिंग हायर पेइंग जॉब्स। एनगोगी बता रहे हैं सब बातें, ये सब आप भी झेले हैं, जानते हैं। कह रहे हैं कि ज़्यादा पेमेंट पानी है, अगर ज़्यादा पेमेंट की जॉब करनी है तो यूरोपियन लैंग्वेज स्पेशली इंग्लिश में कमांड होना चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए। थ्रू द कंटिन्यूड यूज़ ऑफ कॉलोनियल लैंग्वेज न्यू इम्पीरियलिज्म स्ट्रेंथन्स इट्स फोल्ड ऑन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़। और बार बार उनकी भाषा का यूज़ करिएगा तो ऑब्वियस है कि आप उनकी भाषा, उनके कल्चर को मजबूत बना रहे हैं, और अपने देश की भाषा और कल्चर को कमज़ोर बना रहे हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एनगोगी मेक्स इज इन दिस एसे इज दैट द यूज़ ऑफ द colonizers लैंग्वेज implies द इंटरनलाइजेशन ऑफ द colonial कल्चर एंड द सेटिंग अप ऑफ हायरार्की बिटवीन द कल्चर ऑफ द colonizer एंड द colonized। ऑब्वियस है, इनका कहना है मेन चीज़ यही है कि कोलोनाइज़र की भाषा अगर आप यूज़ करते हो तो इसका मतलब उसके कल्चर को भी एक्सेप्ट कर रहे हो इंडायरेक्टली आप, और इस तरह से आप अपने आप को आप डोमिनेट कराने की कोशिश कर रहे हो, और आप खुद उस हायरार्की का हिस्सा बन रहे हो, अपने आप को नीचे मान रहे हो, उनकी भाषा को ऊपर मान रहे हो, उनके कल्चर को ऊपर मान रहे हो। बात समझ में आई? In the next section, we shall look at how history and historical narratives are prime sites of cultural colonization and the perpetuation of hegemony। पहले भी मैंने बताया था कि कैसे इस तरह से भाषा जो है माध्यम बनती है हेजिमनी फैलाने का, कल्चरल कोलोनाइजेशन का। ठीक है, तो एक मोटा मोटी दिमाग में आ गया होगा एनगोगी और थियांगो का कॉन्सेप्ट, डीकोलोनाइजिंग द माइंड क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, लैंग्वेज की बात करनी कितनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।